So lecture 1 and 2 have been done with you in last two classes. सैटरडे क्लास हुई नहीं हमारी. लेक्चर 1 में हमने टॉपिक किया था स्केड्यूल ऑफ चेंजिंग वर्किंग कैपिटल. वहाँ फर्स्ट टाइम आप देखते हो कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, थ्योरी पार्ट क्या है, वो एक स्केड्यूल बनता है. लेक्चर 2 में हमने मीन्स फर्स्ट लेक्चर में वर्किंग कैपिटल और लेक्चर 2 में फंड फ्रॉम ऑपरेशंस ये देखा था. इसके बाद फिर लेक्चर 3 में या लेक्चर 2 में हमने एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी. इस चैप्टर में एडजस्टमेंट का रोल है. जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करते जाएंगे हमें बात समझ आती जाएगी और फिर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे उसके बाद. तो एडजस्टमेंट नंबर 1 मैंने आपको करवाई थी, क्या थी याद है सबको? हाँ, मैं आपको एक बार फिर समझा दूं. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में दो तरह से हम बात करते हैं. एक साल में या तो हम टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेड होता है उसको बोलते हैं टैक्स पेड. दूसरा होता है टैक्स मेड या प्रोवाइडेड. मीन्स एक न्यू प्रोविजन हम बनाते हैं, टैक्स प्रोवाइडेड या टैक्स मेड. वो शॉर्ट में बोल देते हैं मेड पेड. याद रहता है ना हमें. हमने टैक्स पे किया या हमने टैक्स बनाया. एक साल में हम दोनों काम करते हैं. हम पिछले साल का टैक्स पे करते हैं. जैसे इस साल 31 जुलाई लास्ट डेट थी, तो मैंने लास्ट ईयर जब आप सेम 3 और 4 में थे उसका टैक्स अब पे किया है. तो हमेशा जो जब टैक्स पे होता है बेटा वो प्रीवियस ईयर का होता है, प्रीवियस ईयर का. इसलिए हम इसको ओपनिंग बैलेंस बोल देते हैं. जो भी टैक्स का ओपनिंग बैलेंस दिया होता है हम वो मानते हैं कि वो हमने इस साल पे करने. और जो टैक्स की प्रोविजन बनती है वो हमेशा हमारे करंट ईयर की बनती है, करंट ईयर के प्रॉफिट में से बनती है. जैसे इस साल बनेगी, एक तो जुलाई में मैंने टैक्स दे दिया पिछले साल का और ये साल अभी चल रहा है, तो इस साल के एंड पे मैं इस साल के प्रॉफिट में से एक प्रोविजन बनाऊंगा, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन मेड. इसलिए हम इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं. इट इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस. अब बैलेंस की गेम क्या है, अगर आप यहां देखो ध्यान से, आपको बैलेंस शीट दी होगी और बैलेंस शीट में आपको ईयर्स दिए होंगे 2020 2021. ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं. और यहां पर आपको लायबिलिटी साइड दिया होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. और एक बैलेंस होगा से ओपनिंग बैलेंस 30,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 35,000. अब इसमें दो केसेस बनते हैं. पहला केस, ठीक है, ये लास्ट एडजस्टमेंट को हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं. पहला केस, आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं आती, नो एडजस्टमेंट. ऐसा तो वैसे नहीं होगा, बट अभी मान लेते हैं कि देयर इज नो एडजस्टमेंट. तो क्या करोगे आप, क्या अज्यूम करोगे, व्हाट विल बी योर अजम्पशन इन दैट केस? अगर कुछ नहीं लिखा होगा यहाँ पे बैलेंस शीट के बाहर, मतलब ये तो बैलेंस शीट है ना आपकी. का टैक्स पे करा होगा 21 का प्रोविजन जो बनाया वो नेक्स्ट ईयर. यस, ये इट मींस हमने पे कर दिया. अगर पे किया तो कैश जा रहे हैं, फंड जा रहे हैं. और जब फंड जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट. क्योंकि हम यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स बना रहे हैं बेटा, बैक टू बैक. एक तो वर्किंग कैपिटल की, वो तो अलग से बन गई बस एक, वो तो हमने बना के छोड़ दी. उसमें तो करंट एसेट्स आ गई और करंट लायबिलिटी, इसको बना के हमने एक आंसर निकाल लिया. इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज इन, वो करके छोड़ दी बस एक साइड पे. वो एक आंसर है बस. वो आंसर अब दूसरे तरीके से आएगा, दो स्टेटमेंट से आएगा. एक फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो जहां पर प्रॉफिट्स की या लॉसेस की बात होगी, प्रॉफिट लॉस की बात होगी, वो यहां आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन में. और जहां पैसों की बात होगी वो कहां जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में. फंड फ्लो स्टेटमेंट जो कि आपके चैप्टर का नेम भी है, जहां दो बातें आती हैं, पैसा आया कितना, सोर्सेज कितने हैं, और पैसा गया कितना, पैसे की एप्लीकेशन कितनी है. तो बस जब पैसों में बात करनी हो, आप पैसा समझते हो ना, फंड्स, जब आपको पैसों में बात करनी हो तो आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है. और जब आपको प्रॉफिट्स की बात करनी है, प्रॉफिट से रिलेटेड जिससे हमारा प्रॉफिट इफेक्ट हुआ है, वो बात कहां जाएगी, फंड फ्लो ऑपरेशंस में.
अब जब हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे तो यहाँ पर एक अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट या एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात आएगी। अब आपको हर एक एडजस्टमेंट में जो मैं आज करवाऊंगा आपके साथ, आपको ये पहचानना है कि उस एडजस्टमेंट का हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट है या पैसों पे है। प्रॉफिट मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट, क्या उससे हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ा होगा या कम हुआ होगा, ये आपको देखना है। दूसरा, क्या पैसा आया होगा या गया होगा। अभी जैसे आपने बोला कि सर 30,000 जो टैक्स है वो पिछले साल का है, वो हमने पे किया होगा। अगर पे किया होगा तो वो कहाँ जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। किस साइड, टैक्स पेड के नाम से, टैक्स पेड 30,000। और जो हमने करंट ईयर की नई प्रोविजन बनाई है टैक्स मेड, वो कहाँ जाएगा, एडजस्टेड पीयर में। तो 4 से 5 क्लासेस में ये सब चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। बस आपको यही समझना है, बाकी तो लिखना ही एग्जाम में। तो फिर तो यहां पर आएगा टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कितना बनाना है प्रोविजन टैक्सेशन, 35। बस ये है। तो पहला पार्ट है, अगर ये गिवन नहीं है कि पे कितना किया और प्रोवाइड कितने, नो एडजस्टमेंट। सेकंड पार्ट है कि हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है बेटा। आयुष अभी लास्ट क्लास हम रिवाइज कर रहे हैं बिकॉज एडजस्टमेंट स्टार्ट हो गई थी लास्ट क्लास में। सेकंड पार्ट है, सर आप सीन एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट, क्या कह रहे हो। सर वो एडजस्टमेंट जो आपने फर्स्ट कराई थी वो तो मैंने देख ली थी। हाँ, मैं उसको जस्ट रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि बीच में गैप आ गया ना, सैटरडे क्लास लगी नहीं, फिर संडे था बीच में, तो इसलिए अब एक एक रिवीजन दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, साथ साथ में नए पॉइंट्स भी आ जाएंगे। अब अगर एडजस्टमेंट्स हैं तो फिर क्या होंगे एडजस्टमेंट, वही होंगी तो। हाँ, तो वहां दिया होगा टैक्स पेड। अब टैक्स पेड कैलकुलेट किया, बना 38,000। अब यहां आपको एक वर्किंग बनाना पड़ेगा, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अब आपको अगर ये लिखा है टैक्स पेड 38,000, तो इस केस में ये तो समझ आ गया कि 38,000 पे किया, तो इट मीन इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। यहां आ जाएगा 38,000 क्योंकि वो तो गिवन ही है, हमने टैक्स पे किया 38। और टैक्स पे करने से प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं आता, पैसों पे इफेक्ट आता है, फंड्स पे आता है। और ये टैक्स पिछले साल का है, तो वैसे भी हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा नहीं। जो मैंने पिछले साल का टैक्स दिया होगा वो तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से दिया होगा ना, उसका हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट से कोई लिंक है ही नहीं। सर पर जो 8,000 हमने प्रोविजन कम कराई थी, वो अब बात अभी आएगी ना, अभी तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हमने टैक्स पे किया उसका इफेक्ट किस पे आएगा, उसका इफेक्ट सिर्फ आएगा पेमेंट्स पे आएगा। अब उस कारण से क्या हुआ, हमने लास्ट ईयर जो प्रोविजन बनाई थी वो 30 की बनाई थी, हमने पे किए 38, तो 8,000 पिछले साल के प्रॉफिट से तो निकाल नहीं पाए, तो वो उसका बर्डन किस पे पड़ेगा, इस साल इसी में। तो प्रीवियस ईयर जो हमने कम प्रोविजन बनाई, इस साल वो ज्यादा बनानी पड़ेगी। तो इसलिए जो आपको ये 35 नजर आ रहे हैं, ये करंट ईयर की प्रोविजन है, बट आपने प्रॉफिट में से कितने निकाले होंगे वो अब आपको देखना पड़ेगा।
उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, अब एक अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट का नेम है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब कोई भी अकाउंट इस चैप्टर में बनेगा आप देखोगे, क्योंकि हम एडजस्टमेंट पास करेंगे, आपको बताया था कि अब आप उस टाइप की अकाउंटिंग नहीं करे जो आप सेम 4 तक करते थे। तब आप जर्नल एंट्रीज अकाउंट्स आप बनाते थे, बैलेंस शीट तक पहुंचते थे। अभी वो सब होने के बाद तुम यहाँ पे बैठे हो, अभी सिर्फ एनालिसिस करने हैं। एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर मैं आपको 3 चीजें दे दूं तो आपको फोर्थ बतानी है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे टैक्स प्रोविजन का अकाउंट है, इसके 4 मेंबर्स होते हैं। कोई भी आपकी प्रोविजन अकाउंट होगा उसके 4 मेंबर्स ही होंगे, एक ओपनिंग बैलेंस और एक क्लोजिंग बैलेंस। जैसे किसी की फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, मैं उनमें से 3 के नाम बता दूंगा, आपको बताना है फोर्थ मिसिंग कौन है, तो इजीली समझोगे। 4 में से 3 बता दिए, फोर्थ तो आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर 4 मेंबर्स की बात आनी है, सारा पजलिंग इसी के अंदर है। अगर आप ये समझो ऐसे तो बहुत ईजी है, कोई क्रैमिंग नहीं करनी है किसी भी प्रोविजन अकाउंट को। जैसे मैं इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट अकाउंट लाऊंगा, तो आपको 4 मेंबर्स को समझना है। पहला मेंबर होता है ओपनिंग बैलेंस, किसी भी अकाउंट का पहला मेंबर क्या होगा, ओपनिंग, जहां से वो अकाउंट स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। अब नेचर पे डिपेंड करता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की नेचर क्या है, क्रेडिट। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा बेटा वो हमेशा कहाँ होगा, क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बैलेंस वर्ड लिख लेना, यहाँ स्पेस कम है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, तो वो है 30,000, वो मैंने यहां से उठा लिया। दूसरा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा उसके उल्ट होगा। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस पता चल गया कि कहाँ आता है, क्लोजिंग उसका रिवर्स है, तो क्लोजिंग कहाँ आएगा, डेबिट साइड। टू बैलेंस कैरी डाउन CD, वो कितना है 35। ये 2 चीजें फिक्स होगी माइंड में, ये इतनी फिक्स हो जाएंगी कि ये बस आपकी चलती रहेंगी। आप अगर 30 क्वेश्चन करोगे 30 के 30 के अंदर ये बनेगा अकाउंट। हर बार आप इतना सुनोगे एक ही बात को बोर हो जाओगे। ओपनिंग बैलेंस 30, क्लोजिंग बैलेंस 35, प्लेसमेंट फिक्स है, नेचर क्रेडिट है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट से रहेगा। अब आपने इसको पे करना है टू बैंक, आपने टैक्स कितना पे किया 38, तो ऑब्वियसली आपका जो बैलेंस फिगर है बेटा वो आ जाएगा, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट। इसका पूरा नाम है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब एडजस्टेड पीएल में कितना जाएगा, वो बैलेंस फिगर है वो आपका अपने आप ही आ जाएगा। वो 8,000 का जो डिफरेंस है ना बेटा, आपको नजर आ जाएगा अपने आप ही। 8 ये वाले और 35 क्लोजिंग नए वाले। इट मीन आप इस साल का टैक्स तो बना ही रहे हो। इट मीन इस साल के प्रॉफिट पे 2 बर्डन है, एक इस साल का और एक प्रीवियस ईयर का। बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो आपकी सेम 5 की जो फीस है, सेम 5 की फीस 10,000 है, लेकिन आपको 12,000 पे करने हैं। क्यों, क्योंकि आपने सेम 4 में 2,000 कम दिए थे बस, तो ऑब्वियसली आपका बर्डन बढ़ गया। तो मैं बोलूँ बेटा एक तो सेम 4 की फीस का बैलेंस है 2,000, वो तो हिसाब है ना, हो गया हमारा कि सेम 4 की फीस में से 2,000 का बैलेंस निकलता है आपकी तरफ, और सेम 5 के बैच की फीस है 10,000। तो आप जबकि करंट ईयर के तो 10,000 ही है, जबकि आप पे कितने करोगे 12,000। ऐसे ही हमारे प्रॉफिट के ऊपर बर्डन डबल पड़ेगा। 35,000 तो करंट ईयर की प्रोविजन है ही है, बट 8,000 जो पिछले साल की प्रोविजन कम बनी थी, तो 35 + 8 कितना आ गया 43। ये हम इस साल के पीएल में दिखाएंगे, मींस दिखा चुके हैं। अब देखो इसको समझना बेटा, आपने आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं होता, 15 मार्क्स लेना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, इस नॉलेज को समझना है, क्योंकि आपके आगे जाके काम आएगी। ये सेम 5 और 6 का काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे के काम आना ही आना है। आपको ये समझना है, ये सब हो चुका है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सब हो चुका, हमें सिर्फ एनालिसिस करके ये बता रहे हैं कि क्या हुआ होगा। इट मींस मैंने इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 35,000 ही शो किए होंगे, कितने शो किए होंगे 43, इसलिए यहाँ पे 43,000 आएगा। इसमें इट मींस हमारा जो प्रॉफिट, जो हमारा जो नेट प्रॉफिट है जो भी आया होगा वो 43,000 माइनस करने के बाद ही आया होगा। अब मैं उस प्रॉफिट में दोबारा फिर से क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। पहले 43 माइनस हुए थे, अब क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, और मेरा एम होगा कहां पहुंचना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंचना। ठीक है, ओके क्लियर। ये आपका एडजस्ट नंबर 1 है।
आप समझो कि पूरे चैप्टर में यही रहेगा, ओनली नॉट ओनली इन वन चैप्टर। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर करेंगे उसमें भी ऐसे ही रहेगा। 2 चैप्टर्स के लिए ही कर रहे हो आप। फ्लो कैश फ्लो से सेम नहीं है बट उसकी एडजस्टमेंट सेम है, चैप्टर दोनों डिफरेंट है। अकाउंट्स पे हाँ अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड ज़्यादा है क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है, तो उसका स्टेटमेंट पूरा एक बनता है वर्टिकल, उसमें ज़्यादा रूल्स हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट रफ है, इसमें से बताना है कि पैसा आया कितना गया कितना, इससे पहले आपको ये करवा दें। पर दोनों का एडजस्टमेंट सेम है। अगर आप आज ही बैठ के यहाँ समझ रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, ये 2 चैप्टर्स के लिए कर रहे हो, उस चैप्टर में एडजस्टमेंट समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चंस करेंगे, प्रोफॉर्मा नया बनेगा, सब बातें नहीं होंगी बट एडजस्टमेंट सेम ये होगी। तो सिर्फ बेसिकली प्लस टू वाली एडजस्टमेंट जैसे होता है, हाँ हाँ वैसे ही हाँ। डील करा जाएगा। यस वही है, पर कुछ नहीं भी आएंगे अब जैसे आगे बढ़े। प्रोविजन फॉर डेट वगैरह भी होती है वो भी same हाँ है। वो भी है सेम, लेकिन वो थोड़ा सा बीच में नए पॉइंट्स आते रहेंगे। प्लस टू का अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अब मैं स्टार्टिंग से करवा ही रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूँ, आपको याद आता जाएगा। बस ये है कि जैसे कहते हो लगे हाँ देखा हुआ है, देखा हुआ है, हमने सुना हुआ है, ऐसा करते थे हम शायद, है ना। विवान सर अभी अकाउंट्स कर रहे हैं। तभी स्टार्टिंग से कराई थी, अब हम ये बात का ट्रस्ट करते ही नहीं। ठीक है, कि आपको याद है, इस बेस पे चल नहीं सकते ना। ये सब कुछ आपको प्लस टू में समझाया गया था, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। बट तब आपने फंड फ्लो नहीं किया था, आप फंड फ्लो करने, ठीक है। चीजें नहीं है, एडजस्ट करानी है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा। आज सेकंड पॉइंट क्या है? डिविडेंड। सेकंड एडजस्टमेंट लेते हैं डिविडेंड की। आपने सेम 4 तक की जो भी अकाउंट्स की है, आपको नॉलेज है डिविडेंड 2 तरह का होता है, याद है कुछ? इंटरिम और फाइनल। इंटरिम और लिखो साथ साथ में, एडजस्टमेंट करो। वो शेयर होल्डर फाइनल करते हैं। इंटरिम इंटरिम एंड प्रपोज्ड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, किसकी नॉलेज में है? सर जो साल खत्म होने से पहले दे दिया जाए प्रॉफिट्स को लेकर। इंटरिम का मीनिंग अगर तुम देखोगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग है एडवांस। इंटरिम, एडवांस में। अभी ये ईयर खत्म भी नहीं हुआ बट मैंने एडवांस में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे भी दिया। मैं प्रोविजन नहीं बना रहा, मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं सीधा पे कर रहा हूँ। आपके घर पे सीधा चेक आएगा, आपके घर पे नवंबर में दिसंबर में चेक आ जाएगा, इस साल का डिविडेंड हम आपको दे रहे हैं। जो ज्यादा रिच कंपनीज होती है ना, शो भी तो करना होता है ना, तो शो कैसे होगा, ऐसे ही होगा। तो वो क्या करती हैं कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं तो वो अपने शेयर होल्डर को दिसंबर में ही डिविडेंड दे देती हैं। अब 2 इन्वेस्टर जब बैठे होते हैं वो बात करते हैं कि मेरी कंपनी ने तो डिविडेंड दे भी दिया, और दूसरा कहता है कि पता नहीं हमारा तो हमारी कंपनी कब देगी, अभी तो 31 मार्च को प्रपोज करेगी, मिलेगा भी कि पता नहीं कब मिलेगा। फिर वो आगे आके एजीएम में फाइनल होता है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कम होगा ज्यादा होगा। तो एक होता है जैसे किसी को कमिटमेंट कर देना, जैसे मान लो बर्थडे पे किसी को बोला कि मैं आपको गिफ्ट दिलाऊंगा, तो ये हो गया प्रपोज्ड। एक उसके बर्थडे पे उसको ले जाओ साथ और गिफ्ट ही दिला दो उसको, सीधा उसको बोलो कि ये आपके लिए है, तो ये आपने कर दिया इंटरिम। प्रॉमिस नहीं किया, प्रॉमिस एक कमिटमेंट है, पहले कमिटमेंट की जाती है और फिर पूरी की जाती है। लेकिन इंटरिम का मतलब एडवांस में गिफ्ट दिला दिया जाता है। तो जब हम किसी को सरप्राइज देते हैं, उनको बोलते हैं ये कैसा प्रोडक्ट है, बोलते बहुत बढ़िया है, अब बोलते ये आपके लिए है, इट मीन आपने दिला दिया, कमिटमेंट नहीं की, तो कंपनी सीधा ही आपको पैसा दे देती है, वो है इंटरिम डिविडेंड। अब इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर से नवंबर में या दिसंबर में ये डिविडेंड शेयर होल्डर के घर जा चुका है, तो एंट्री क्या बनी होगी, क्या बनेगी एंट्री? इंटरिम, बताओ। हाँ हाँ एंट्री बताइए। इंटरिम डिविडेंड डेबिट टू बैंक, जैसे आप रेंट पे करते हो, रेंट भी एक्सपेंस है, रेंट डेबिट टू बैंक, ऐसे ही इंटरिम डिविडेंड टू बैंक।
हाँ जी, देखो आप इंटरिम डिविडेंड को पे करोगे तो इसकी दो बातें आएंगी यहां पर। एक, ये इंटरिम डिविडेंड हमारा इस साल का एक्सपेंस बन गया, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज हो गया, एक्सपेंस हो गया। दूसरा, पैसा जा रहा है, तो दो बातें समझ आ रही हैं। जितना पैसा जा रहा है उतना पैसा कहां लिखा जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। अब ऊपर बना हुआ है वो देखो हमारा, जहां हमने लिखा था टैक्स पेड बेटा, तो हमें कोई हेजिटेशन नहीं लिखने में, हम लिख देंगे डिविडेंड पेड। जितना डिविडेंड पे किया आपने वो आ जाएगा। अच्छा, कितना पे किया, मान लो आपने पे किया 10,000, तो आपका एक्सपेंस भी कितना बना होगा, 10,000 बना होगा। तो यहाँ अमाउंट सेम रहने वाली है। अगर आप 10,000 का डिविडेंड पे करते हो तो 10,000 ही आपके बैंक में से जा रहे हैं। इसका मतलब अब जब आप मान लो कॉपी करोगे तो ये कॉपी कर सकते हो कि डिविडेंड के दो पॉइंट्स हैं, इंटरिम एंड प्रपोज्ड। जो इंटरिम डिविडेंड है, जितना हम पे कर रहे हैं उतना आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो हो जाएगा। किस साइड हो तो पता ही है, अगर पे किया तो एप्लीकेशन, मिला तो सोर्स। तो वो तो आप सेम 5 में हो तो इतना आपको जरूरत ही नहीं है लिखने की, पता है कि सोर्स है या एप्लीकेशन है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। प्लस वन के स्टूडेंट को समझाना पड़ता है कि रिसीव्ड का मीनिंग क्या है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, लेकिन आप वो समझते हो कि आपका सोर्स है कि एप्लीकेशन है, पैसा जा रहा है। तो यहाँ डिविडेंड आपका क्या बन गया, एक्सपेंस। इसका मतलब इसने हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट को इफेक्ट किया होगा, पक्की बात है, क्योंकि ये डिविडेंड हमने किस में से दिया है, करंट ईयर के प्रॉफिट में से। अभी ये ईयर चल रहा है बट मुझे समझ आ गया कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, कंपनी 9 मंथ से प्रॉफिट कमा रही है, सेल कर रही है, टर्नओवर है कंपनी की, तो कंपनी समझ आती है कि हमें प्रॉफिट तो हुआ है, तो हम दे देते हैं, बांट देते हैं, पहले रेपुटेशन बिल्डअप होती है उससे। तो इसलिए कंपनी करंट ईयर के प्रॉफिट में से ईयर के एंड पे जाके 10,000 पक्का माइनस करेगी। तो आपने जब फाइनल अकाउंट्स बनाए थे सेम 2 में, तब भी यही था कि जो डिविडेंड आप ड्यूरिंग द ईयर दे देते हो वो बाद में बैलेंस शीट में से करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस हो जाता है। इसमें ये सब हो चुका है, और मेन बात है कि ये सब हो चुका, मैं बार बार आपको याद करता रहूंगा कि करना नहीं है, ये हो चुका है। उसके बाद के क्या है, एनालिसिस है। क्राइम होने के बाद के एनालिसिस है कि क्राइम कैसे हुआ होगा, किसने किया होगा, कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, ये सब एनालिसिस होते हैं। इसी को बोलते हैं केस सॉल्व हो गया, अगर ये सब हम समझ लें, होने के बाद लेकिन नहीं होता है। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या किया, 10,000 का डिविडेंड दिया होगा, इसलिए 10,000 भी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ पर टू इंटरिम, आई फॉर इंटरिम, इंटरिम डिविडेंड, यहाँ पर 10,000 आ जाएंगे बेटा। इट मीन वो भी हमारे नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। अब जितना भी नेट प्रॉफिट है हमारा, उस नेट प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे ये। तो इसलिए जितना भी नेट प्रॉफिट आपका बनता है, जो जो मैं यहाँ लिखता जाऊंगा डेबिट साइड, वो सब नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड होता जाएगा। तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर जितना डिविडेंड दिया है वो भी ऐड हो गया, क्लियर है। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड। एक और बात, इंटरिम डिविडेंड कहाँ दिया होगा, ये ऑलवेज आउट ऑफ बैलेंस शीट दिया होगा। क्यों, क्यों दिया होगा आउट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन होगी कि ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या किया है। ये कोई हमारा कोई लायबिलिटी नहीं है, अभी ये हो चुका है, पे हो चुका। इसलिए जब भी हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में, कहाँ दिया जाएगा, बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट्स में, वहां लिखा होगा डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000, तो समझ आना ये कौन सा डिविडेंड है, इंटरिम है, जो तुम ड्यूरिंग द ईयर दे चुके हो। वहीं पे लिखा होगा टैक्स पेड। तो अभी आप शायद ना समझ पाओ, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन तब समझ आओगे मेरे इन सब पॉइंट्स का मीनिंग क्या है। टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, ये सारी इंफॉर्मेशन हैं जो आपको बैलेंस शीट के बाहर मिलेंगी। क्लियर है, चले आगे। अब आते दूसरे पॉइंट पे, प्रपोज डिविडेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज डिविडेंड कहाँ होना चाहिए, बोलोगे, आपको क्वेश्चन में कहाँ दिया होगा, बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि आपकी लाइफ जो है ना इस चैप्टर में सिर्फ कहाँ घूमती रहेगी, इस बात पे, बैलेंस शीट के अंदर है या बाहर है, सिंपल। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर है या बाहर है। अब प्रपोज डिविडेंड कहाँ होगा, बैलेंस शीट के अंदर या बाहर। ये बैलेंस शीट बना दी मैंने आपके लिए 2020, क्योंकि 5 लेक्चर्स आपको लगेंगे चैप्टर को समझने में, मैंने कहा था, जैसे आज उसके ऊपर 3rd लेक्चर है। तो अगर सपोज
यहां पे लिखूं मैं इंटरिम डिविडेंड पेड, वो बात समझ आ गई हमें, 10,000। दूसरा टैक्स पेड या मेड, वो भी हमें दिया होगा। अगर मेड है तो क्या आ जाएगा, पेड है। मेड दिया तो क्या होगा, करंट ईयर में कितनी प्रोविजन बनाई हमने, बाय एडजस्टर पीएल, ये बात समझते हो ना। एडजस्टर पीएल में अगर बेटा आपको ये 43 गिवन है, अगर ये 43 गिवन है तो बैलेंस फिगर क्या आएगी, ये बात लास्ट क्लास में बताई थी ना आपको, कि अगर ये आपको गिवन है तो ये आपकी बैलेंस फिगर है, और अगर पेड गिवन है तो मेड आपकी बैलेंस फिगर है। तो अभी तो ये हम वैसे ही कर रहे हैं, जब हम चैप्टर करेंगे तो ये चीज़ें और सॉलिड हो जाएंगी कि पेड दिया कि मेड, ऐसे हम बात किया करेंगे। आपस में स्टूडेंट्स भी ये बोलते हैं कि पेड दिया मेड आ जाएगा, मेड दिया पेड आ जाएगा। अकाउंट के 4 मेंबर्स हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, पेड, मेड, 3 दिए होंगे हमेशा, 4th आपको निकालना है, वही आपके एनालिसिस है। जो प्रपोज डिविडेंड है वो यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रपोज्ड है, वो कमिटमेंट है, हम प्रोवाइड कर चुके, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है 31 मार्च को। हर कंपनी एक फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। इसे वैसे एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंटीजेंट लायबिलिटी मानते हैं। 12th क्लास की बुक्स रिवाइज होती हैं हर साल, वो हमेशा चलती हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली रिवाइज होकर चलती हैं, तो वहाँ इसे कंटीजेंट लायबिलिटी माना जाता है। आपको हमेशा नीचे एडजस्टमेंट दिया होता है, वहाँ लिखा होता है कंपनी ने इतना प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन अभी आपकी बुक्स नहीं है, यहाँ आपके पास अभी भी वही ट्रीटमेंट चल रही है कि प्रपोज डिविडेंड अगर बैलेंस शीट में गिवन है, इसका मतलब वो डिक्लेयर हुआ और अप्रूव हो गया, बस मीन इसमें ये डिफरेंस है, डिक्लेयर करो और अप्रूव। आप जैसे घर पे जाओ, पेरेंट्स को बोलो कि मुझे कल ना एक नया लैपटॉप लेना है 80,000 का, और आपके पेरेंट्स बोलते हैं ओके ले लेना, पैसे पड़े हैं ले जाना चाहते हुए, अप्रूव हो गया कि नहीं, हो गया अप्रूव। उनके ओके बोलते ही वो क्या बन गया उनके ऊपर, लायबिलिटी। और अगर ये बोला जाए कि कोई बात नहीं चलो देखते हैं, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आप अब वो डिस्कस करेंगे अब, यही होता है ना। तो जब आप बोलते हो कि मुझे फोन या कोई भी कुछ चीज चाहिए, तो वो हाँ नहीं करते इमीडिएटली, बोलते हैं ओके देखते हैं, चलो डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं, कई बार स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर ओके हम पेरेंट्स से बात करके बताएंगे आपको, ठीक ना। अब उन्होंने बात की सर ट्यूशन हमें रखना है और क्या फीस है, मैंने बता दी कि आपकी फीस 10,000 है फॉर एग्जाम्पल। अब बोलते सर ओके हम पेरेंट्स से बात करके बताएंगे, तो इसका मीनिंग क्या है कि उनके पास अथॉरिटी नहीं है, उनके पास अथॉरिटी इतनी है कि वो बात कर सकते हैं फोन पे, मिलने आ सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले सकते कि ट्यूशन रखनी है या रखनी। फिर आप बात करते हो पेरेंट्स से कि ऐसे से मुझे ट्यूशन रखनी है और उसकी इतनी फीस है, अगर वो ओके बोल दे तो वो उनके ऊपर लायबिलिटी बन जाती है। वो बोले कि कोई बात नहीं अभी देखेंगे, अभी रुक जाओ, तो वो फिर क्या बन जाती है, कंटिजेंट। फिर एक मीटिंग होगी, पेरेंट्स के आपस में मीटिंग होगी और वहां डिसाइड करेंगे कि वैसे नालायक पढ़ता नहीं है, पता ही है कि जितने पैसे देंगे बर्बाद ही करेगा, ट्यूशन पे जाके पढ़ना तो है नहीं इसने। फिर वो डिसीजन वहां पे होता है, आपको पैसे मिल भी सकते हैं और नहीं भी, फिर डिपेंड करता है वो, ठीक है। ओके, तो प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के बाहर भी हो सकता है और अंदर भी। पर अभी हम मान के चलते हैं कि अप्रूव हो गया, 31 मार्च को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और अप्रूव भी हो गया, और वो कंपनी के ऊपर क्या बन गया, एक लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं, एक लायबिलिटी बन गया। तो इसलिए बेटा वो आपको अंदर दिया होगा। अगर हम इस चैप्टर को ऐसे समझेंगे ना, फिर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही चैप्टर में आता होगा, फिर करने का मजा आएगा। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में लिखो लायबिलिटी साइड से 30,000 35,000। अब सेम हो गया बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स और ये सेम बन गया। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या कहां दिया था, कहां दिया था, बैलेंस शीट के अंदर, दिखाऊं, ये देखो क्या डिफरेंस है, स्पेलिंग का डिफरेंस है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी एक प्रोविजन है, एक कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट किसको हुई है, गवर्नमेंट को। और ये प्रपोज डिविडेंड भी एक कमिटमेंट है, किसको हुई है, शेयर होल्डर्स को। दोनों लोग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दो पार्टीज हैं, एक गवर्नमेंट जो हमें इंफ्रा देती है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट के आगे की रोड तो नहीं बना सकता ना मैं वहां, तो वो तो गवर्नमेंट बनाएगी, तो वो सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दी जिससे मेरा बिजनेस चल रहा है। अगर मेरा इंस्टीट्यूट वहां हो जहां तक रोड जाती नहीं तो आप लोग पहुंच ही नहीं पाओगे, तो ये इंफ्रा गवर्नमेंट डिवेलप कर रही है, उस चीज का वो क्या ले रही है, टैक्स।
ऐसे मेरे शेयर होल्डर है वो मुझे क्या दे रहे हैं, पैसा, पर दोनों को हमने कमिटमेंट कर दी। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अगर बैलेंस शीट में दी है, या प्रपोज्ड वर्ड भी किससे बना है, प्रोविजन से बना है, कि हमने एक प्रोविजन बना दी, एक हमने किसी को प्रॉमिस कर दिया, हमने कमिटमेंट कर दी, दैट इज कॉल्ड प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड अगर बैलेंस शीट में दिया बेटा तो सेम ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको समझाई है। ये 30,000 क्या मानेंगे, 30,000 जो ओपनिंग बैलेंस है ये मानेंगे पिछले साल का है, प्रीवियस ईयर का है, वो हमने इस साल क्या कर दिया, पे कर दिया। जब पे कर दिया तो कहां जाएगा, जब भी पैसों की बात आएगी आपने ये बोलना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप क्लास में सो भी रहे हो तो भी आपने बोल देना फंड फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि एक ही जगह है उसकी और तो कोई है ही नहीं। अगर पैसा जा रहा है तो कहां जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट। दूसरा पॉइंट, ये हमारा क्या है, करंट ईयर का प्रॉफिट है, ये करंट ईयर प्रॉफिट है। क्योंकि जो आपने इस साल के एंड पे बेटा प्रपोज किया है वो तो इस साल के प्रॉफिट में से किया होगा ना। पॉइंट को ये समझिए कि 30,000 कब किया होगा प्रपोज आपने, पिछले साल के एंड पे। किस में से, पिछले साल के प्रॉफिट में से, वो पिछले साल के पीएल में से निकल चुका। हमारा सर इस साल क्या था, पे करने का रह गया था बस। लेकिन जो इस साल के एंड पे मैं 35,000 दिखा रहा हूँ वो मैं इस साल के करंट ईयर के प्रॉफिट में से दिखा रहा हूँ, तो यहां से दिखा रहा हूँ। तो ये करंट ईयर का प्रॉफिट है 35,000, तो इसलिए मैं यहां से बोलूंगा करंट ईयर का प्रॉफिट है। और पक्की बात है मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट कम हुआ होगा, और अगर प्रॉफिट कम हुआ होगा तो फिर कहाँ जाएगा, वो कहाँ कहाँ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मेरा पीएल का थर्ड पॉइंट भी आगे सामने। ऐसे पॉइंट्स बनते जाएंगे बेटा। टू इंटरिम डिविडेंड तो होती एक अमाउंट है 10,000 ही, 10,000 ही एक्सपेंस है, 10,000 ही पे करते हैं। लेकिन प्रपोज डिविडेंड की दो अमाउंट्स होते हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ओपनिंग पिछले साल की है, हम सिर्फ इस साल पे करते हैं, लेकिन यहां जो आएगी वो क्लोजिंग आएगी। याद रखना बेटा, यहाँ पे कौन सा बैलेंस आएगा, क्लोजिंग, मतलब करंट ईयर का। इसका कभी भी अकाउंट नहीं बनेगा, इसका कभी अकाउंट नहीं बनेगा। टू प्रपोज डिविडेंड कितनी अमाउंट, 35,000, ठीक है। और यहां लिख देंगे प्रपोज्ड डिविडेंड पेड। प्रपोज डिविडेंड पेड पिछले साल का, ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। तो सिंपल है, पिछले साल का पे कर दिया, क्योंकि पिछले साल का हमेशा एक लायबिलिटी होता है आपके ऊपर, जो पिछले साल के प्रॉफिट में से बन चुकी, आपको सिर्फ इस साल क्या करने, पे करने हैं। जैसे सैम 4 की 2,000 फीस पिछले साल के प्रॉफिट की है, वो सब आपने क्या करनी है, पे करनी है। वो आपका इस साल का प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन जो इस साल की प्रोविजंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो हमेशा करंट ईयर के प्रॉफिट में से है, वो हमारे पीएल में आएंगी। तो पीएल में 3 पॉइंट्स आ चुके बेटा अभी तक, बैक टू बैक, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। और फंड फ्लो स्टेटमेंट में 3 चीजें जा चुकी हैं, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, पेड 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 पेड। पैसा ही है बस। पैसा जब जा रहा है तो वो क्या हो गया, एप्लीकेशन। और जब पैसा जाएगा तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, और बैंक बैलेंस क्या है हमारा, करंट एसेट। तो स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल पहले बना चुके हैं, आपको स्लोली समझ आएगा, लिंक बनेगा पूरे चैप्टर का दिमाग में। फिर एक कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने आएगा 15 मार्क्स का, उसको करने के बाद जाके आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चैप्टर है। डे 1 डे 2 डे 3 ये सब आपस में इंटरलेटेड हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे आपस में। तो इसलिए जब भी हम बोलेंगे पैसा जा रहा है तो वो एक एप्लीकेशन है, उससे हमारी करंट एसेट पे इफेक्ट आएगा। इसलिए हम पहले ही आंसर निकाल चुके हैं। समझो कि जो आंसर हम निकालने जा रहे हैं अभी, उसका आंसर तो पहले आ चुका है। स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाकर नेट इंक्रीज या डिक्रीज, क्योंकि जो भी आपने किया होगा पैसा तो आया होगा ना। वर्किंग कैपिटल बड़ी होगी या कम होगी, बैंक, कैश, डेटर, स्टॉक, किसी न किसी पे इफेक्ट तो आया होगा। इसलिए जो भी सोर्स बना है उससे बैंक बैलेंस बढ़ गया, और जो भी सोर्स कम हुए उससे बैंक बैलेंस कम हो गया। क्लियर है तीनों पॉइंट्स। आगे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ अगर फॉर एग्जांपल
बैलेंस शीट में कोई भी डिविडेंड गिवन नहीं है और एडजस्टमेंट में सिर्फ इतना गिवन है कि डिविडेंड पेड, तो वो हमेशा अज्यूम करेंगे कि इंटरिम। यस, एक्सीलेंट, वो यही अज्यूम करेंगे कि वो इंटरिम ही होता है, क्योंकि प्रपोज का प्लेस तो फिक्स है बैलेंस शीट के अंदर, और अगर बैलेंस शीट के अंदर नहीं है तो इसका मतलब इस साल के एंड पे डिक्लेयर नहीं हुआ, जो है बस ड्यूरिंग द ईयर ही है, बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक है, कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट दे दिया, फिर प्रॉफिट कुछ बचे नहीं डिक्लेयर करने के लिए। अगर है तो दिखेगा, दिखेगा तो उसका यही मीनिंग होगा पिछले साल का और करंट ईयर का। नहीं है तो फिर जो बैलेंस शीट, सॉरी, जो बैलेंस शीट के बाहर यहाँ दिया एडजस्टमेंट में, वो अगर डिविडेंड पेड भी लिखा हो तो भी क्या माना जाएगा, इंटरिम, क्योंकि वो वही डिविडेंड है जो ड्यूरिंग द ईयर दिया गया, और ड्यूरिंग द ईयर कौन सा देते हैं, इंटरिम। प्रपोज्ड अगर कुछ था, अच्छा एक स्टूडेंट कई बार ये पूछता है सर आपने इस साल इंटरिम डिविडेंड के साथ साथ प्रपोज डिविडेंड तो दिया ना, वो भी तो सत्य है। अगर प्रपोज डिविडेंड कुछ था तो मुझे दिख क्यों रहा, फिर वो अपनी बैलेंस शीट दिखना चाहिए ना। मतलब अगर आप जब सेम 5 में आते हो फर्स्ट डे, जब मैं बोलता हूँ कि आपकी सेम 4 की फीस पेंडिंग है, तो फिर दिखनी तो चाहिए ना बैलेंस शीट में, तो वो दिखेगी पक्का। सेम 4 की बैलेंस शीट में लिखा होगा कि इसकी 2000 फीस पेंडिंग है, तभी तो आप पे करोगे। अगर कोई पेंडिंग ही नहीं तो मैं कैसे बोल दूं कि आपकी फीस पेंडिंग है, आप में से मैं किसी को भी बोल पा रहा कि सेम 4 की फीस पेंडिंग है, क्योंकि पेंडिंग है ही नहीं। अगर है तो दिखेगी, और कहाँ दिखेगी वो, बैलेंस शीट में। तो प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिया होगा, बैलेंस शीट में, बस है तो है, तो फिर पे कर दो, फिर तो पे करना ही है, फिर इसका मतलब पे कर दिया हमने। बाकी तो अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी जितना तुम समझ लोगे वो आपका एक आपके लिए ग्रेस है, आपके लिए बोनस है। ये चैप्टर आपको अभी दिमाग में ऐसे समझ आ रहा है, फिर जब क्वेश्चन करोगे तो वो तो फिर सॉलिड होता जाएगा। तो इन पॉइंट्स को समझना जरूरी है अभी आपके लिए। 3 पॉइंट्स आपके सामने है, ठीक है। चलें आगे। अब मैं 4th पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, सबसे बड़ी एडजस्टमेंट्स है फिक्स एसेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो लेक्चर 4 में करेंगे हम। बाकी इधर उधर की बातें सारी खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। उसका 5th लेक्चर में आएगा एक कंप्लीट 50 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट लिखो एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फोर्थ एडजस्टमेंट, बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या होगा, अगेन वही फैमिली के 4-5 मेंबर्स, ओपनिंग बैलेंस होगा एक। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है, एसेट की लायबिलिटी, एसेट। नीचे क्या होगा, डेबिट। इससे पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड, लायबिलिटी, है ना। इसलिए उनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट था। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, क्योंकि अब हम एसेट्स की दुनिया में आ गए। बैलेंस शीट की एसेट साइड पर हमें एक बैलेंस दिया होगा से 40,000, ये इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है। तो इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, या तो हमने सारी बेच दी फिर तो बैलेंस जीरो हो गया, पर बैलेंस हमेशा दिया होगा। जो बैलेंस दिया होगा वो क्लोजिंग होगा। तो आपको सिर्फ ओपनिंग डिसाइड करना है, क्लोजिंग हमेशा उसके रिवर्स साइड मिलेगा, क्योंकि जिस अकाउंट का नेचर डेबिट होता है उसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड, क्योंकि उसकी डेबिट साइड ज्यादा होती है हमेशा। और जिसकी नेचर क्रेडिट होती है उसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। ये बेसिक्स है बेटा, इनके थ्रू जब तुम पढ़ते हो तो आपके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं है, आपको कुछ याद ही नहीं करना, और ये चीज़ें आगे जाके भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जब आपको ये पता है कि डेबिट और क्रेडिट का नेचर क्या है, तो डेबिट बैलेंस 40, क्लोजिंग बैलेंस है से 70,000। अब ये बन गई जनरल कुंडली, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस, बीच की चीज़ों को ढूंढना है आपने। मैंने डे 1 बता दिया और डे लास्ट बता दिया। अब डे 1 में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 40,000, और लास्ट डे 1 कब है, 1 अप्रैल 20, और क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 21, अगर 2021 के अकाउंट्स में आ रहे हैं। अब बीच में क्या क्या हुआ होगा वो आपको बताना है, तो बताइए भाई, इन्वेस्टमेंट के साथ क्या क्या हो सकता है, परचेज, सेल, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नहीं, उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कोई लिंक नहीं, उसका कोई लिंक नहीं।
इन्वेस्टमेंट की जो इनकम्स हैं वो फिफ्थ पॉइंट ले लेते हैं हम आज का, कि इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो हमें 3 तरह की इनकम्स होती है। पूरे वर्ल्ड में 3 तरह की इनकम्स मानी गई है। एक इनकम है रेंटल इनकम, दूसरी इंटरेस्ट इनकम, तीसरा डिविडेंड इनकम। जब भी हम पैसा लगाते हैं इसी तरह से लगाते हैं। या तो मान लो मैंने बिल्डिंग बना दी, वो भी तो इन्वेस्टमेंट है मेरी। कुछ लोग शोरूम बना के किराए पे दे देते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन भी तो हो सकती है, बिल्डिंग खरीद के बेच दी, बाद में बढ़ जाता है। शेयर मार्केट, वो मैं यहाँ लूंगा अगर कैपिटल एप्रिसिएशन हुई है तो। अभी ले रहा हूँ। अभी क्या बात हो रही है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आ रही है, या तो रेंट आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है या डिविडेंड, उसका हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कोई लिंक नहीं है। बाकी सब चीजें का अभी आएगा। तो अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के साथ एक साल में क्या क्या हो सकता है? परचेज भी हो सकती है और सेल भी। तो मान लो आपने परचेज की, या तो गिवन होगी या आप खुद कैलकुलेट करोगे। ये बैलेंस शीट फिगर भी हो सकती है आपके लिए। ज्यादातर केस में बैलेंस शीट फिगर ही होती है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि कितनी परचेज की है। वैसे अभी दिख रहा है मुझे 40 से 70 कितनी परचेज की, 30,000 दिख रहा है ना, 40-70 का डिफरेंस। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इतना ही होता तो मैं अकाउंट क्यों बनाता, वो तो वैसे दिख रहा था। अगर बैलेंस शीट में मुझे पता हो कि ओपनिंग 40 है, क्लोजिंग 70 है, बैलेंस शीट बार बार बनाने की नीड है या नहीं, बता दो भाई। अगर मैं एसेट साइड की बात कर रहा हूँ तो वहां पे इन्वेस्टमेंट दी होगी एसेट साइड। अब ये एसेट साइड की बात हो रही है, बैलेंस शीट वही क्लासिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस 40, क्लोजिंग बैलेंस 70। आपको हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी और आप बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन उठाओगे, ओपनिंग 40, क्लोजिंग 70, और नीचे होंगे एडजस्टमेंट्स, जो बेसिकली एडजस्टमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन है। वो ये बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ था। अगर ड्यूरिंग द ईयर 2 बातें हुई थी, एक बता देंगे, दूसरी निकालनी है। अब यहाँ पे टैक्स पेड मेड वाली बात है ना, वैसे यहाँ बताया हुआ। क्या बताया हुआ है सुनो ध्यान से, यहाँ बताएंगे वो, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ₹10,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 2,000। यहां आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन होगी। 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी, 2,000 की वैल्यू उसकी बढ़ गई मार्केट में, जिसको हम कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं, और वो फिर हमने 12,000 की बेच दी। सेल। तो इट मीन आपको जो पहली इंफॉर्मेशन होगी बेटा वो किसकी दी जाएगी, सेल की। तो सबसे पहले लिखेंगे हम बाय बैंक, बाय बैंक ब्रैकेट में सेल। कितने की सेल कर रहे हो, 12,000 की। 10,000 की या 12,000 की, 12,000 की। 12,000 की हम सेल कर रहे हैं। इट मीन हमारे पास पैसा कितना आ रहा है बेटा, 12,000। 12,000 आ रहे हैं, क्योंकि हमने, अब ये बस सोचो कि 10,000 की थी, कितने की थी, प्रॉफिट है कि लॉस है, बस ये बोलो कि पैसा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 12,000। तो जब इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे 12,000 की, तो बेटा ये 12,000 कहीं तो जाएंगे। ये 12,000 कहाँ जाएंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट मान लो ये बना रहे हैं हम। तो अभी आज हमारा क्या क्रिएट हो गया, सोर्स, क्योंकि एसेट्स को बेच के सोर्स क्रिएट होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बातों बातों में हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इन सबको मिला दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की, 12,000। 12,000। ठीक है, तो अभी हम किस पे वर्क करें कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर वो समझ आ गया तो आपको समझ आ गया आगे। इन्वेस्टमेंट कितने की बेच रहे हैं, 12,000 की, लेकिन 12,000 की बेच के प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट पीयर एडजस्टेड अकाउंट में जाएगा, और ये प्रॉफिट हमारे नेट प्रॉफिट में इंक्लूड है ऑलरेडी। लेकिन हमें ये प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सेकंड लेक्चर में समझाया था कि हमें अपनी ऑपरेशन से जो फंड्स हैं वो चाहिए, जिसको बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसमें वही प्रॉफिट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाना ये मेरा बिजनेस नहीं है। मैं टीचर हूं तो मुझे फीस जो आती है वो मेरी ऑपरेशन है। और आपकी फीस को अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं किसी बिल्डिंग में और वहां से क्या आ रहा है, रेंट, या किसी कंपनी के शेयर डिवेंचर्स में लगा दूं, वहां से आ रहा है इनकम, तो वो मेरे लिए, और इवन इनको बेच के जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी मेरी ऑपरेशंस का एक पार्ट नहीं है। तो इसलिए मुझे अपने नेट प्रॉफिट में से ये वाला जो प्रॉफिट है वो माइनस करना है। इसलिए हम ये पीयर एडजस्टेड अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हमें एक हैबिट है प्रॉफिट को कहाँ लिखने की, क्रेडिट साइड।
अब आप लिखोगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना 2000। ये ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगी, क्योंकि नेट प्रॉफिट डेबिट साइड है और प्रॉफिट क्रेडिट साइड है। फिर आपका क्या आएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो 2000 का जो प्रॉफिट है बेटा वो जाएगा। मतलब जब भी आप ये चैप्टर करोगे ना, आपको ये समझ आ जाएगी कि ये जो चैप्टर है वो दो तरह से करते हैं हम, प्रॉफिट की बात, पैसों की बात। जो प्रॉफिट की बात है वो पीएल में जाएगी और पैसों की बात फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब आपको पता है 12,000 में प्रॉफिट इंक्लूड है। अब यहाँ तो लिख नहीं सकते हम, वो तो ऑलरेडी इंक्लूड है उसके अंदर। उस 12,000 में से प्रॉफिट निकाला जाएगा, माइनस किया जाएगा। माइनस करके हम यहाँ लिखेंगे टू एडजस्टेड, कौन सा अकाउंट है, एडजस्टेड पीएल अकाउंट। ये 2000 और 12,000 को देखो, आपको 10,000 नजर आएंगे, 10,000 नजर आ गए, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी 10,000। ये 10,000 आपको नजर आएंगे, ऐसे आएंगे, डायरेक्टली नजर नहीं आएंगे, लेकिन देखने से दिखेगा कि 12 क्रेडिट साइड है, 2 डेबिट साइड है, माइनस का कितना आ गया 10। हमें अपनी कॉस्ट खत्म करनी है, 12 माइनस 2 कितना आ गया 10,000। इस तरह से होगा। अब अगर मैं बोलता हूँ कि लॉस पे सेल कर रहे हो तो क्या होता, अब आप प्रॉफिट को भूल जाओ बेटा, अब बोलो लॉस हुआ है। तो पहली बात तो अगर 10,000 की आइटम 2,000 के लॉस पे बेच रहे हो, 8,000 की बिक रही है, तो आपका जो बैंक है बेटा, ये बैंक 12,000 तो आएगा नहीं, कितना आएगा 8,000 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 8,000। अब 8,000 में 2,000 जब ऐड करेंगे तभी 10,000 बनेंगे, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया ना मैथमेटिकली कि 10,000 बनाने हमें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या है 10,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमेशा कॉस्ट पे बनता है, ये ऑलवेज कॉस्ट पे होता है, सेल प्राइस भी नहीं होता, एमआरपी भी नहीं होता। तो अगर 10,000 की इन्वेस्टमेंट बेची तो इन्वेस्टमेंट 10,000 की क्या हमारी कॉस्ट है। तो इट मीन्स जब हम 8,000 की बेचेंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा कि लॉस हुआ। वो लॉस कहाँ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 8 + 2 कितना हो गया 10 हो गया। पहले 12,000 और 2,000 था, और फिर ये यहाँ नहीं आएगा, एक जगह आएगा, या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्लियर। तो अब ये 2,000 जाएंगे एडजस्टेड पीएल में, टू लॉस ऑन सेल। अब कोई भी लॉस होगा, एक्सपेंस होगा, किस साइड आएगा डेबिट साइड, कोई भी प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड। इसलिए जब सेकंड लेक्चर देखा था आपने कि दो ऑप्शंस हैं, एक हम बनाएंगे एडजस्टेड पीएल, या फिर हम वो एक वर्टिकल सा बनाएंगे रफली, तो उससे बेटर था एडजस्टेड पीएल, क्योंकि फिर हम एक हैबिट है पीएल को बनाने की, तो इसलिए इसकी आइटम्स प्लेसमेंट फिक्स हो जाएगी, लॉस डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट। बट हो क्या रहा है, प्लस माइनस हो रहा है। नेट प्रॉफिट में बाकी सब चीज़ें प्लस करनी है, जो जो हम पहले माइनस कर चुके, और जो जो पहले प्लस कर चुके वो माइनस होनी है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000 की जगह पे क्या आ जाएगा 8,000, क्योंकि पैसा कितना आया 8। तो 12,000 की बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है, 8,000 की बेच रहे हो तो लॉस हो रहा है, ये आपको देखना है, प्रॉफिट या लॉस। क्लियर। बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा तो अपने पास आएगा वो। अब ये 40,000 आएगा बैलेंस फिगर, क्योंकि हमने बेटा बेच भी दी ना 10,000 की। अब एक सिंपल सी कैलकुलेशन लेते हैं, मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास 40,000 की आइटम थी, मैंने 10,000 की उसमें से बेच दी, फिर भी मेरे पास 70 की रहेगी, तो बताओ मैं कितने की रखी होगी। और बोलो सर 30 की रहनी थी लेकिन है 70 की, तो 40 सिंपल। तो ये इतनी सी बात है जो अकाउंट बना के दिखा रहे हैं एज ए वर्किंग नोट, क्योंकि उसके मार्क्स हैं हमारे। अदरवाइज ये बात ओरली भी समझ आती है कि मेरे पास 40,000 की बुक्स थी, 10,000 की बुक्स बेची थी मैंने, कितने बेची वो अलग बात है, 10,000 की बुक्स 12,000 में बेची कि 8,000 में थी, तो 10,000 की ना, तो मेरे पास बुक्स कितनी रहेगी 30,000, 40 - 10 30, पर 30,000 से फिर मैं कहाँ आ गया 70 पे, तो 40,000 से क्या हुआ, हाँ इंक्रीज होगी वैल्यू, वो परचेज है, परचेज है यहाँ पर टू बैंक 40,000, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर।
तो ये परचेज होगा बेटा जो आपको निकालना होगा। तो इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हो सकता है, एक साल में दो बातें हो सकती हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के साथ क्या हो सकता है, दो बातें, टैक्स पेड मेड। इन्वेस्टमेंट पेड मेड नहीं बोलोगे ना, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड सोल्ड, बात वही है। परचेज पेड हो गया, पैसा दिया। हर जगह पे हर एक्टिविटी में तो यही है ना इन्वॉल्व कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। जब इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो तो पैसा जा रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे अब ये 40,000 कहाँ जाएंगे, पैसा जा रहा है, कहाँ जाएंगे फिर सोचो कहाँ जाएंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट में किस तरह, तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, इन्वेस्टमेंट, और ये रफली है बस, कोई अकाउंट नहीं बना रहे हम कि टू साइड बाय साइड, कुछ नहीं है, बस सिंपल लिख दो डिविडेंड पेड, टैक्स पेड, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 40,000 की। और अगर बेची तो से दोनों ही चीज़ हुई है, हमने 8,000 की बेची भी है और 40,000 की खरीदी भी है। पर जो बात करनी है पैसों में करनी है कि 8,000 एक्चुअली पैसा आया, बाकी तो लॉस हो गया। लॉस कहाँ गया, पीएल में। अगर इन्वेस्टमेंट बेची तो एक्चुअली हमें 40,000 का कैश आया, सॉरी 40,000 का कैश गया, ठीक है। वो आपको देखना है कि सोर्स क्रेडिट हो जाए या एप्लीकेशन, वो पैसों में एक्चुअली 40,000 है या 8,000 है, प्रॉफिट लॉस की बात अलग है। क्लियर। ये है फोर्थ एडजस्टमेंट। फिफ्थ रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड, ये जो भी है बेटा ये आपके लिए, मैं एक ही बात साथ में बताता हूँ, ये आपके लिए सोर्स बन जाएंगे, क्योंकि जहां पे पैसा इन्वेस्ट करोगे ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा। ये सब रिसीव्ड वर्ड लिखे जाएंगे इसके लिए, रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो जब रिसीव्ड है तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो क्या डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा। बैंक डेबिट होगा तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगी बात, क्या बन जाएगा, सोर्स। तो मान लो मुझे इंटरेस्ट मिला तो मैं यहाँ ले आऊंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, वो मेरा एक सोर्स बन गया। तो हर एक क्वेश्चन में आपको एक आधा पॉइंट मिल जाएगा ऐसा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेट जो था 10% इन्वेस्टमेंट, सब आपने सेम 2 सेम 4 में किया है कि जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं विशु जी ये ले लो, हो गया क्या बोलते हैं आज क्लास क्लास तो यहाँ पर ये आपके लिए रिसीव हो जाएगा, पैसा आ रहा है, सोर्स बन गया। दूसरा सोर्स तो बन गया लेकिन इनकम तो है, प्रॉफिट तो है, लेकिन कौन सा प्रॉफिट है, नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि पैसा बिजनेस के बाहर लगाकर कुछ कमाना वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग। तो इट मीन्स वो आपके एडजस्टेड पीएल में भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। अब एडजस्टेड पीएल में क्या आएगा बेटा, जैसे हमारा पहले आया था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल आया था यहाँ पे 2000, अब यहाँ लिख देंगे बाय डिविडेंड रेंट या इंटरेस्ट, जो भी है वो यहाँ आ जाएगा, 1,000 है 1,000 आ जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि ड्यूरिंग द ईयर अगर मुझे इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला तो वो मेरी एक इनकम या गेन बना होगा, वो उससे मैंने पक्का कहाँ लिखा होगा, पीएल में। बट क्योंकि ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है, इसलिए अब मुझे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखकर माइनस करनी है। फिर इसके बाद अब मान लो मैं नेट प्रॉफिट बता दूं आपको कि हमारा हिस्सा का नेट प्रॉफिट है 1,00,000। अब क्या होगा बेटा, 1,00,000 में 35 ऐड हो जाएंगे। अब कैलकुलेट कैसे चलेगा आपका, 1,00,000 प्लस 35 प्लस 10 प्लस 43 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1, आ गया आंसर, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज आंसर। ये बात, तो ये आपकी 5 एडजस्टमेंट होगी। इसके बाद फिर स्टार्ट करने फायदा नहीं है। नेक्स्ट सबसे बड़ी एडजस्टमेंट है, उसका नाम है फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो नेक्स्ट क्लास फुली बेटा, नेक्स्ट क्लास फुली इस चीज़ पे डेडिकेट करेंगे। ये सबसे बड़ी एडजस्टमेंट है, इसमें कई पॉइंट्स हैं, तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा मिनिमम, 1 घंटा 1.25 घंटा, 75 मिनट्स मुझे इनफ है लेक्चर के लिए। तो
इसको कंप्लीट करेंगे और इसको करते ही हम चले जाएंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे। ठीक है, क्लास ओवर करो बेटा यहाँ पे मैं।